बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। दिस इज़ एपिसोड नंबर 4 एंड सीज़न नंबर जो है ये आपका 4 ही चल रहा है और क्लास 9th न्यू सिलेबस उसके रिगार्डिंग लेक्चर्स हैं। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारे पास फेजेस ऑफ माइटोसिस। जो प्रीवियस एपिसोड था उसमें हमने कवर क्या किया था, उसमें हमने कवर किया था कि माइटोसिस है क्या, उसको स्टार्टअप किया था। और हम लोग जो हैं बेटा इस मंथ जो है वो इंशाल्लाह अपना एक बैच भी स्टार्ट करेंगे लाइव क्लासेस का, क्योंकि पहला बैच ऑलरेडी चल रहा है। तो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो सिंपली तौर पर इस नंबर के ऊपर जो है वो आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है 03027762 और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं किसी भी सोर्स के ज़रिए से जो हमें ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए बता दें कि आपको जितने भी सीरीज होगी यहाँ भी मिलेगी। डोंट वरी, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी अगर आप फी अफोर्ड नहीं कर सकते। बट आप लोगों ने क्या करना है कि जब सब कुछ कवर कर लेना है उसके बाद आपने जो टेस्ट सेशन है वो लाजमी तौर पर ज्वाइन करना है, क्योंकि उसी में ही आपके जो प्रिपरेशंस है उसको ज़्यादा निखर के सामने आएगी। क्लियर होगी बात? चलिए टॉपिक शुरू करते हैं आज का। तो मैंने लास्ट टाइम बात की थी बेटा, वो किस चीज़ के बारे में थी। मैंने कहा था कि माइटोसिस जो है उसके बुनियादी तौर पर कितने स्टेप्स होते हैं, उसके होते हैं 2 स्टेप्स। ठीक है, तो पहला जो स्टेप मैंने बताया था डेट इज द, मैंने कहा था कैरियोकाइनेसिस, और दूसरे स्टेप का नाम क्या था, साइटोकाइनेसिस। तो आज हम माइटोसिस का जो पहला स्टेप है उसको हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, कैरियोकाइनेसिस है। तो जो बच्चे आज के ही एपिसोड के अंदर आके यहाँ पर गिरे हैं तो मैं उनको ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा टॉपिक रिदम में के अंदर आ जाए, कहीं उनके ऊपर ये कहावत फिट ना हो जाए कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। क्योंकि डेफिनेटली तौर पर अगर आप प्रीवियस एपिसोड्स कवर नहीं करेंगे तो यही हालत होने वाली है आपकी। तो देखिए, माइटोसिस ये कहती है कि अगर आपके पास एक सेल है तो ये सेल जब डिवाइड होता है तो ये 2 सेल्स के अंदर 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए। जब एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो उतने ही डॉटर सेल के अंदर हो जितने के पेरेंट सेल के अंदर है, तो उसको क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। तो आज मैं साबित भी करके दूंगा आपको कि किस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट और डॉटर सेल के अंदर सेम रहेंगे। ठीक है, नंबर सेकंड, अब माइटोसिस के आगे कितने स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स हैं। तो 2 स्टेप्स वो कैसे रहे हैं, देखो ये मेरे पास है एक सेल और ये उसका है न्यूक्लियस। तो माइटोसिस के पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस से सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। उसके बाद आपको पता है कि सेल के अंदर होता है फ्लूइड मीडियम, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो उसके बाद साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन होती है तो देखो 2 सेल जो है वो बन गए, हर एक सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस जो है वो चला जाएगा। तो अब देखो एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन गए, तो इसको हम क्या नाम देंगे, माइटोसिस का नाम देंगे। इसका जो पहला स्टेप है ये वाला जिसमें ये न्यूक्लियस जो है वो डबल हुआ है, इसको नाम देंगे कैरियोकाइनेसिस का। और इस चीज को हम क्या नाम देंगे, इसको आप नाम देंगे साइटोकाइनेसिस का नाम दे देंगे। यहाँ तक क्लियर होगा सब बच्चों को? हाँ जी बेटा, इज इट क्लियर ना? रिकॉर्डिंग ओके है? पिक्सल्स वगैरह में प्रॉब्लम तो नहीं है? चले मैं खुद चेक कर लेता हूँ एक बार। नहीं बेटा, अगर आप कल एब्सेंट थे तो आपको रिकॉर्डिंग सेशन जो है वो मिल जाएगा, तो आपने वो वहां से कवर कर लेना। ठीक है, आपको एसएस दे तो रखी है मैंने, केमिस्ट्री की दे रखी है भाई। चलिए, अच्छा, व्हाट इज माइटोसिस, नोट्स आपके साथ बनाओ। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस is called karyokinesis. Division of nucleus is called karyokinesis. It is divided into 4 phases. It is further divided into 4 phases. तो बेटा पहला जो फेज है उसमें हम स्टार्ट करेंगे और उस फेज का नाम क्या होगा, प्रोफेज होगा। प्रोफेज। अब प्रोफेज के अंदर जो जो चेंजेस आनी हैं वो तमाम चेंजेस आपको स्टेप बाय स्टेप आनी चाहिए। रट्टा लगाने की किसी भी बच्चे ने कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा इस साल, जो अगले साल बच्चे अपेयर होने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आपका पेपर आने वाला है, तो इसलिए अंडरस्टैंड करो। ठीक है, तो सबसे पहले पता क्या होगा, ये आपके पास एक सेल, और ये सेल के अंदर क्या मौजूद है, ये सेल के अंदर मौजूद है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है जी क्रोमोसोम मौजूद है।
ठीक है। अब हमें इस बात का आइडिया है कि कोई भी सेल जो है जब वो डिवाइड होने के लिए माइटोसिस में आएगा उससे पहले वो एक फेज से गुजर के आता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरफेज का नाम देते हैं, जिसके ऊपर एपिसोड 1 और एपिसोड 2 मैंने बनाया था। ठीक है, अब मैं उससे रिलेट थोड़ा कर दूं तो देखो मेरे पास एक सेल है, उस सेल के अंदर फर्ज कर लो उसमें ना 2 क्रोमोसोम है, क्योंकि मैं 46 तो नहीं बना सकता ना, तो मैं 2 के साथ ही गुजारा चलाऊंगा। तो जब ये सेल इंटरफेस से गुजरेगा तो ये क्रोमोसोम जो हैं ये डुप्लीकेट हो जाएंगे। अब डुप्लीकेट का मतलब सेम उसी की तरह के जो क्रोमाटिड्स हैं वो डबल हो जाएंगे, लेकिन क्रोमोसोम्स के नंबर उतने ही हैं। पहले भी 2 क्रोमोसोम थे, अब भी 2 क्रोमोसोम है, मतलब ये भी 2 क्रोमोसोम ही है और यहाँ पर भी 2 क्रोमोसोम है। फर्क क्या है कि इसकी हूबहू कॉपी इधर बन गई और नीचे वाले की हूबहू कॉपी साथ में बन गई है। तो इस तरह से आपने ये चीज याद रखनी है, क्योंकि सेल जो है वो इंटरफेस से गुजर चुका है, सेल इंटरफेस से गुजर चुका है। तो सेल के अंदर जो जेनेटिक मेकअप है वो इस तरह से नहीं है, बल्कि क्रोमोसोम इस शेप के अंदर मौजूद है, मतलब क्रोमोसोम डुप्लीकेट शेप के अंदर मौजूद है। बात थोड़ी सी समझ लगी है कि नहीं? मैंने क्या बोला, मैंने बेटा ये बोला कि देखो सेल साइकिल जो है उसका पहला स्टेप क्या होता है, इंटरफेस। उसका दूसरा स्टेप क्या होता है, उसका दूसरा स्टेप होता है माइटोटिक फेज, जिसमें सेल को डिवाइड करना है। तो इंटरफेस में सेल खुद को क्या करेगा, तैयार करेगा। जैसे आप लोग हैं, आप सारा साल पहले खुद को क्या करते हो, अब तैयार करते हो, राइट ना। मतलब किस चीज के लिए तैयार करते हो, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। फिर आखिर के 1 मंथ के अंदर आप क्या कर देते हो, एग्जाम दे देते हो, राइट ना। इसी तरह से इंटरफेज में आपने क्या करना है, सेल जो होता है वो खुद की तैयारी करता है। तैयारी करने का मतलब सेल के अंदर पहले क्रोमोसोम इस शेप के अंदर ही होता है, ये 2 क्रोमोसोम है। लेकिन इंटरफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम ऐसे नजर आ रहे हैं ना, इसकी जो ऊपर वाला है इसकी कॉपी इधर बन जाएगी, नीचे वाले की कॉपी इधर बन जाएगी, तो हम कहेंगे ये भी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन ये डबल हो चुका है, डुप्लीकेट हो चुका है। तो ये देखो ये क्रोमोसोम बेटा क्या हो चुका है, ये डुप्लीकेट हो चुका है। यहाँ तक बात समझ आ गई सब बच्चों को कि मैंने क्या बात की? तो ये जो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम है ये कहाँ पर हो रही है, ये इंटरफेज में हो रही है। तो एमसीक्यूज बनेगा, क्या इंटरफेज में क्रोमोसोम नजर आ रहा होता है? तो आप कहोगे नहीं, इंटरफेस में जो चीज होती है, जो नजर आती है वो होती है क्रोमाटिन। क्या होती है, क्रोमाटिन। अब क्रोमाटिन क्या चीज है, क्रोमोसोम की जो डीकंडेंस फॉर्म है, मतलब आपके पास एक धागा है, नलकी समझ तो ना, नलकी। तो धागा जो है वो आपने जनाब उस नलके से निकाल के आपने जमीन के ऊपर फेंक दिया। जो आपने धागा जमीन के ऊपर फेंक दिया तो वो जितना लंबा धागा होगा उसको ज्यादा उलझने भी उतने ही होंगे। यहाँ पर बहुत गहरी समझने वाली बात है कि धागा जितना लंबा होगा उतनी ही ज्यादा उसके अंदर उलझने भी हो जाएंगे और उसको खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से जब वो धागा नलकी के ऊपर है तो वो एक बहुत ही मुनज्जम अंदाज के अंदर मौजूद है। तो वो जो धागा जब बहुत ही मुनज्जम अंदाज में होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो ये वाली फॉर्म है जिसको हम क्रोमोसोम का नाम दे रहे हैं। लेकिन जब ये क्रोमोसोम जो कि बिखरी हुई फॉर्म के अंदर होगा, इसके जब क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म होगी उसको आप क्या नाम दोगे, उसको आप क्रोमाटिन का नाम दोगे। तो यहाँ से हमें एक और नतीजा भी मिलता है अपनी रियल लाइफ के अंदर कि जितनी ज़्यादा बातें हम लोग करते जाएंगे, जितना धागा आप नलकी से खोलते जाओगे उतनी ही उलझने बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी रिलेशन को स्मूथ रखना चाहते हैं तो उसमें बात टू द पॉइंट करिए, धागे को कम खोलिए, डेफिनेटली तौर पर आपके जो रिलेशंस हैं वो स्मूथ और अच्छे रहने वाले हैं। क्लियर होगी बात? चलिए खैर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रोमाटिन और क्रोमोसोम में फर्क की। तो मैंने कहा कि एमसीक्यूज बनेगा कि इंटरफेस में क्या क्रोमोसोम नजर आता है, तो आपने कहना नो सर, इंटरफेस में क्रोमाटिन ही नजर आता है। तो फिर क्रोमोसोम कहाँ पर नजर आता है? क्रोमोसोम हमें नजर आएगा यहाँ पर, मतलब जब इंटरफेस से माइटोटिक फेज शुरू हो रहा होगा उस वक्त जो क्रोमाटिन होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहले हमने प्रोफेज में यही लिखना है कि प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है कि जो क्रोमाटिन था वो किस में चेंज हो चुका है, वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा। और क्रोमोसोम जो हैं वो किस फॉर्म के अंदर होंगे, वो डुप्लीकेटेड फॉर्म के अंदर होंगे। वो क्यों डुप्लीकेटेड फॉर्म के अंदर होंगे, ये इस फॉर्म के अंदर होंगे, वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर मैं पहला पॉइंट क्या लिखूंगा, मैं पहला पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ कि क्रोमाटिन जो है, क्रोमाटिन चेंज इनटू क्रोमोसोम, क्रोमाटिन चेंज इनटू क्रोमोसोम। लेकिन आपने पता क्या करना है, आपने सबसे पहले तो ये ऊपर ये बात जरूर लिखनी है कि प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज होता है। ये माइटोसिस का कौन सा फेज है, ये फर्स्ट फेज होता है। ये लॉन्गेस्ट फेज भी कंसीडर होता है माइटोसिस का। और एक और बात आपने याद रखनी है कि अगर मैं ये पूछूं कि विच इज द मोस्ट क्रूशियल फेज ऑफ माइटोसिस, तो वो ये नहीं है। समझ आ गई बात? वो आगे चल के बताऊंगा कौन सा है और क्यों है। तो क्रोमाटिन जो है, जो इस तरह से बिखरा हुआ धागा था जो कि इंटरफेस में नजर आ रहा था, वो किस में चेंज हो गया, वो इस शेप के अंदर क्रोमोसोम में चेंज हो गया। ये कहां पर हुआ,
ये कैरियोकाइनेसिस जो कि किसका स्टेप है, माइटोसिस का एक पहला स्टेप है, माइटोसिस का पहला स्टेप है, और उसका आगे प्रोफेज में पहली चेंज हमें ये नजर आ गई। क्लियर होगी बात। उसके बाद आपने क्रोमाटिन की डेफिनेशन याद रखनी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जो डीकंडेंस्ड फॉर्म होगी, यानी कि जो बिखरी हुई फॉर्म होगी, उसको मैं क्या नाम दूंगा, इज कॉल्ड क्रोमाटिन। उसको मैं क्रोमाटिन का नाम दे दूंगा। और क्रोमोसोम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड सेल, जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। यहां तक पहला पॉइंट समझ में आ गया आप सबको। आपको याद है मैंने बाइनरी फिशन और माइटोसिस में फर्क बताया था, तो मैंने कहा था कि बाइनरी फिशन में फेजेस नहीं होते। किस किस बच्चे को ये याद है? हाँ जी, वाह रिजवान, खैर है बेटा, आज शेरो शायरी चल रही है भाई, आपके यहाँ कुछ हुआ है क्या? अच्छा चलो बताओ मुझे, यहीं से एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन याद है। शजरे रिजवान कब हुआ था? हिस्ट्री के अंदर एक क्वेश्चन है इस्लामियत में, शजरे रिजवान वो कब हुआ था, इसका आंसर करना है। अच्छा खैर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके बारे में आइडिया है आपको? जल्दी बोलो भाई। हाँ ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि यहाँ पर जो मैंने बात की है कि क्रोमाटिन क्रोमोसोम में चेंज हो गया, तो क्या यही चीज जो है वो बाइनरी फिशन में हो रही होगी? बताइए, बाइनरी फिशन में ये चीज हो रही है? नहीं नहीं बेटा, बाइनरी फिशन के अंदर ये चीज नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर ये कुछ है, न्यूक्लियस वगैरह होते ही नहीं है ना, तो ये कैसे होगा? प्रोफेज ही नहीं है तो कैसे हो पाएगा ना। तो ये पहला पॉइंट आपको याद होगा, क्रोमाटिन किस में चेंज हो गया? क्रोमोसोम में चेंज हो गया। अच्छा अब देखो, जो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस की ये जो मेम्ब्रेन है, इसको मैंने कैरियोलॉजी में पढ़ाया था कि न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो है, ये बाहर की तरफ जो चीज मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये जो प्राणी नजर आ रहा है आपको, इसको हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम। ये आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या मौजूद है? सेंट्रोसोम मौजूद है। तो अगले स्टेप में पता क्या होगा, ये जो सेंट्रोसोम है ना बेटा, ये सेल के सेंटर से ना सेल के किनारों की तरफ ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सेंट्रोसोम मूव्स टुवर्ड्स पूल ऑफ सेल। सेल का जो पूल है ये उसके तरफ मूव कर जाएंगे, मतलब सेंट्रोसोम जो है वो यहाँ से निकलेंगे, आगे चले जाएंगे। मतलब अगली डायग्राम अगर मैं दिखाऊं, तो अगली डायग्राम ना कुछ ऐसी नजर आएगी। ये वाली चीज हो गई, ये हो गया, और उसके बाद जो सेंट्रोसोम है वो यहाँ पे चले गए। ये देखो सेल के पूल वाले रीजन पे जा चुके हैं, और ये अंदर की तरफ जो है ये आपको वही जो क्रोमोसोम हैं बन चुके हैं, ये नजर आ रहे हैं। दूसरा स्टेप समझ आ गया। तीसरे स्टेप में पता क्या होगा, ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ऐसे ना टूटती चली जाएगी, ब्रेक डाउन होती चली जाएगी। तो तीसरा स्टेप आपने कहना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टूटना शुरू हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट ब्रेक डाउन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स ब्रेक डाउन। ये ब्रेक डाउन होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो सेल के बाहर की तरफ क्या मौजूद है, फ्लूइड मीडियम मौजूद है। उसको हमने क्या नाम दिया, साइटोप्लाज्म का नाम दिया। तो मैं बोलूंगा कि क्रोमोसोम जो है वो कहाँ पर आ जाएंगे, वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। तो मैं बोलूंगा क्रोमोसोम कम्स इनटू साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। अब ये मैंने प्रोफेज के अंदर जितनी भी चेंजेस बताई हैं, ये सारी की सारी चेंजेस जो हैं ये मैंने किससे रिलेटेड बताई हैं, ये मैंने एनिमल सेल से रिलेटेड बताई हैं। ये मैंने प्लांट सेल से रिलेटेड नहीं बताई, क्योंकि याद रखिएगा जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल से मुझे याद आया, मैंने बच्चा आपको पूछा था कि माइटोसिस को प्लांट सेल में किसने डिस्कवर किया? अरे आंसर करो करो, बताओ प्लांट सेल में माइटोसिस को डिस्कवर किसने किया, जल्दी से। हरी अप हरी अप हरी अप। नहीं बेटा उसने नहीं किया।
नहीं बेटा, देखो एक पॉइंट याद रखने आपने, अगर किसी एक बंदे ने प्लांट सेल में माइटोसिस को डिस्कवर किया होता तो डेफिनेटली बुक में उसका मेंशन होता नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट के अंदर जो माइटोसिस है ना, वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर किया होगा ना, जिसकी वजह से वो नहीं मतलब बताया गया। लेकिन आप अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए, हु इज द पायोनियर ऑफ माइटोसिस, हु इज द पायोनियर ऑफ माइटोसिस, मतलब माइटोसिस का पायोनियर बंदा कौन है, जिसने सबसे पहले इसके ऊपर काम किया, तो भी आपने कहना है कि वो वाल्टर फ्लेमिंग ही है। सबसे पहले काम भी इसने किया था, वाल्टर फ्लेमिंग ने, ठीक है। और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंट सारे ने मिलकर किया था, तो इसी वजह से उसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए बेटा, प्लांट सेल में अगर, अच्छा फिर क्या हो रहा है माइटोसिस के प्रोफेज में, तो प्लांट सेल में सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। वो स्टेप पता क्या होता है? वो स्टेप ये होता है कि ये मान के चलो ये एक प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल में दिक्कत ये है कि प्लांट सेल के सेंटर में क्या मौजूद है? प्लांट सेल के सेंटर में डेफिनेटली तौर पर एक बहुत बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है, और न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पर मौजूद है। तो अब सबसे पहले तो अगर न्यूक्लियस को सेंटर में लेके आना है तो वैक्यूल को साइड पे करना पड़ेगा। तो प्लांट सेल में सबसे पहले क्या होता है कि वैक्यूल को एक तरफ भेजा जाता है। मतलब पहला स्टेप आप क्या लिखोगे प्लांट सेल के अंदर? प्रोफेज में आपको बोलोगे वैक्यूल पुश टुवर्ड वन साइड ऑफ सेल, वैक्यूल पुश टुवर्ड्स वन साइड ऑफ सेल, सेल की एक तरफ जो है वो वैक्यूल को क्या कर देंगे? पुश कर देंगे। और न्यूक्लियस को फिर कहां पर लेके आएंगे? सेंटर में। न्यूक्लियस कम्स इनटू द सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस कम्स इनटू सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो है वो सेल के कहां पर आ जाएगा? वो सेंटर के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो बाकी ये वाले जो स्टेप्स ऊपर बताए गए हैं वो सारे के सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके आपने वो सारे स्टेप्स लिख देंगे। क्लियर होगी बात सब बच्चों को? क्लियर है बच्चा? अच्छा ये आपका हो गया प्रोफेस। अब मैं जरा व्हाइट बोर्ड ट्रेस करूँ कि क्वेश्चन है यहाँ से पूछिए। नीचे भी है, ठीक है, यूज कर। अच्छा अब इधर वाली साइड जो है इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, इसको जरा रिमूव करते हैं। सेकंड जो फेज है बेटा वो हमारे पास कौन सा है प्रोफेज के बाद? मेटाफेज। मेटा का मतलब ही होता है मिडल, प्रो का मतलब होता है बिफोर, मतलब जो सेल के अंदर मेन चेंजेस आनी है उसके होने से पहले का जो फेज है उसको उसने क्या नाम दिया? उसको उसने नाम दिया प्रोफेज का। मेटाफेज में पता क्या होता है? ये जो क्रोमोसोम आपको नजर आ रहे हैं, ये क्रोमोसोम जो होंगे ना ये सेल के मिडल में अरेंज हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ? अगली डायग्राम देखो तो मैं जरा यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो कितने क्रोमोसोम से बात शुरू की? 2 से की है। ये दोनों क्रोमोसोम जो होंगे ना ये देखो ये ऐसे सेल के मिडल में आ जाएंगे। ये देखो ये सेल के मिडल में आ गए कि नहीं आ गए? जब ये दोनों क्रोमोसोम ऐसे सेल के मिडल में आ जाएंगे तो इसको नाम देंगे मेटाफेज। तो आपने कहना है क्रोमोसोम्स कम्स इनटू मिडल ऑफ सेल एंड फॉर्म मेटाफेज प्लेट। एक बात याद रखिएगा, नोट्स यहीं पे बनाएं। अगर नोट्स नहीं बनाने तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा वहां पे व्हाट्सएप पे चैनल का लिंक भी होगा, ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो आई विल से दैट GDH। ओके मेटाफेज मतलब क्रोमोसोम जो है वो कहां पर आ गए? सेल के सेंटर में आ गए। और सेल के सेंटर में आने के बाद ये देखो क्या बना दिया उसने? एक लाइन के अंदर आ गए। तो इसको हम क्या नाम देंगे? हम कहेंगे कि ये बन गए मेटाफेज प्लेट बन गई। तो सबसे पहला काम आपको समझ आ गया कि मेटाफेज प्लेट में क्या हो रहा होता है। अच्छा प्रोफेज में एक और पॉइंट लिख लेना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो सेंट्रोसोम जो थे वो सेल के पूल पे गए थे, यहाँ से ना प्रोफेज के अंदर ही स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पर जरा प्रोफेज में ऐड कर लो। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, कहां से हो जाएंगे? फ्रॉम सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम है वहां से वो क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? तो मेटाफेज में पहला पॉइंट समझ आ गया। मेटाफेज में दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि मेटाफेज के अंदर काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर बनेंगे। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन एंड नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है,
चले बच्चा, अब ये क्या बात होगी, ये बात ये हो गई कि देखो ये पहले क्रोमोसोम को समझो। ये क्रोमोसोम का वो रीजन है जहां पर क्रोमाटिड्स आपस में अटैच है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको आप नाम दोगे सेंट्रोमेयर का। ये कौन सा रीजन आ गया, ये आ गया सेंट्रोमेयर का रीजन आ गया। इस सेंट्रोमेयर के रीजन के ऊपर यहाँ पर ना खास किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है। ये जो खास किस्म की प्रोटीन होती है ना, इस खास किस्म की प्रोटीन को नाम देते हैं काइनेटोकोर का। क्या नाम देंगे, काइनेटोकोर का नाम देते हैं। तो कुछ स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ना, जो यहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, ये देखो बच्चा, यहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, यहाँ पर आके ना ऐसे क्रोमोसोम्स के उन काइनेटोकोर के पॉइंट के ऊपर आकर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो उन स्पिंडल फाइबर को क्या नाम दूंगा, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। कुछ स्पिंडल फाइबर होंगे, मतलब जैसे कुछ बॉयज होते हैं जो कि टू द पॉइंट, जो उनको काम दिया जाए, मतलब घर से मम्मी ने कुछ काम के लिए भेजा तो वो सीधे जो हैं वो ऐसे घर से निकलेंगे, ये घर है, घर से निकले, ये सीधा काम की गली की, यहाँ पे दुकान पे गए, यहाँ पर काम किया, काम निपटा के ये बिल्कुल वापस आ गया। ठीक है, कुछ लड़कों को काम के लिए भेज दें, ये घर से निकले, यहाँ तक मम्मी देख रही है, उसके बाद ये गए पता नहीं किसी दोस्त के घर, फिर यहाँ पे गए, ये आ गए, यहाँ पे सामान वगैरह लिया, ये यहाँ से घुमा के फिर कहीं पे आके घर आते हैं। ठीक है, अब दोनों में से बेनिफिट में कौन सा है, तो देखो अगर टू द पॉइंट अगर उस वक्त देखा जाए तो मैं कहूँगा कि जो पहला बच्चा है जो बिल्कुल सीधा गया, मम्मी डैडी बच्चा वापस आ गया, वो बेनिफिट में है। बट लर्निंग किसकी ज्यादा हुई है एनवायरनमेंट के अंदर, तो मैं कहूँगा कि ये जो घुमा के ऊपर से आया है, ये चप्पल कद्दू जो है, ये इसकी लर्निंग ज्यादा हो गई है। सही है, तो एनवायरनमेंट में अगर आपको एग्जिस्ट करना है तो सिर्फ मम्मी डैडी बच्चे की तरफ बन के नहीं रहो, बल्कि लर्निंग करो, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करो, चीज़ों को देखो। बट अगर वो आपका काम करने का टाइम है तो फिर मैं कहूँगा कि जो पहले वाला बच्चा है वो स्मूथ है, मतलब पेपर एग्जाम्स करीब है, तो फिर आपको पहले वाला बेबी ही बनते रहना चाहिए मम्मी का। अच्छा, तो अब इधर देखिए, अब ये पॉइंट समझ में आ गया। तो मैंने कहा कि कुछ जो होते हैं वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो बेबी वन की तरह होते हैं, मतलब वो सीधे जाकर अटैच हो जाते हैं। और कुछ होते हैं नॉन काइनेटोकोर, मतलब थोड़े अवारा टाइप के, वो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से ये देखो, यहाँ से घूमते घुमाते वो कभी आपस में अपने दोस्तों के साथ अटैच हो जाती हैं और कभी जो है वो अटैच ही नहीं हो पाते। तो ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना, जो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होते, आपस में कभी अटैच हो जाते हैं, इनको आप क्या नाम दोगे, इनको आप नाम दोगे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर का नाम दे दोगे, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर का नाम दे दोगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कहाँ पे याद रखने हैं मेटाफेज के अंदर। तो आपने कहना है कि मेटाफेज जो है ये जो होता है इम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, इम्पोर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की अगर आपको स्टडी करनी है तो कौन सा फेज इंपॉर्टेंट है, मेटाफेज जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब हम इससे अगले फेज की बात करेंगे। इससे अगला फेज जो है प्रोफेज मेटाफेज, वो है हमारे पास एनाफेज। एमसीक्यू अगर बन जाए कि सबसे क्रिटिकल फेज कौन सा है, तो आपने कहना है एनाफेज मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस, विच वन इज इट्स एनाफेज। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, एक्चुअल में होता इसमें ये है कि जरा ध्यान से समझो, इधर हाथों की तरफ देखो, ये आपके पास एक क्रोमोसोम है ऐसे अटैच, राइट ना, ये देखो 4 आर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 और 4 ये ऐसे आपस में अटैच है, राइट। दरमियान से आया, यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर आके उसके साथ अटैच हो गए। अब इधर से जो सेंट्रोसोम है, वो इधर वाला जो सेंट्रोसोम है वो अपने स्पिंडल फाइबर को खींचेगा, ऐसे करके क्या कर रहा है, फोर्स लगा खींच रहा है। इधर वाला जो है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों जब अपनी अपनी दिशा के अंदर खींचे जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। अब ये देखो, जब सेपरेट होंगे तो ये ऐसे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अटैच है ना, तो जब ये इसको खींचेंगे तो ये ऐसे जाएंगे। मतलब ये जो आर्म्स होंगे क्रोमोसोम्स के, इनको लीडिंग आर्म्स का नाम देंगे, और सॉरी ये जो होंगे ये लीडिंग आर्म्स होंगे, ये लैगिंग एंड्स होंगे उसके। तो पहले ऐसे अटैच है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच है, वो उसको खींच रहे हैं, तो ये ऐसे अलग होके ऐसे चले जाएंगे। क्लियर होगी बात। तो एनाफेज को जरा समझो, यहीं पे सारी कहानी है, और हमारी कहानी हमारी ज़बानी वो है ना, कहानी सुनो बायोलॉजी सुनो, हमारी कहानी हमारी ज़बानी, तू क्या जाने इसकी कहानी। अच्छा चलो इधर आओ यार, अब इधर देखो, तो ये आपके पास आ गया जनाब कुछ ऐसा बेटा जी, ये अगली डायग्राम आ गई। अगली डायग्राम के अंदर मैंने कहा कि ये सेपरेशन हो रही है, तो सेपरेशन जो है वो कुछ इस तरह से हो गई है। यहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच था, यहाँ से ये निकल रहा था,
तो उसने क्या किया, क्रोमोसोम्स का एक हिस्सा जो है, वो देखो ये दो थे ना, मतलब आपस में है तो क्रोमोसोम एक था, लेकिन दो एक जैसे आपस में अटैच थे, तो हम उनको एक ही तस्लीम कर रहे थे। तो ये देखो बच्चा, उसका एक एंड जो है वो अलग होके इस तरफ जा रहा है, और दूसरा एंड जो है उसका वो अलग होके दूसरी तरफ जा रहा है ना। यानी कि कहा जा सकता है कि जुदाइयाँ वध गई हैं। तो देखो इस तरह से, तो ये जो एंड है जो उस रीजन की तरफ है ये लीडिंग होगा, और जो मतलब इस तरफ जा रहा है ना, तो इस तरफ जो ये वाला एंड है ये लीडिंग है, और जो ये इससे दूर वाला ये जो एंड है यहाँ पर ये वाला, इसको आप क्या नाम दोगे, इसको आप नाम दोगे लैगिंग एंड्स का नाम दे दोगे। समझ आ गया। तो एनाफेज क्रूशियल क्यों है, क्योंकि एनाफेज के दौरान ही क्या हो रही है, क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो रही है। अच्छा, अब ये कौन से क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, तो आपने याद रखना है सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेटेड होते हैं। सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेशन अकर्स इन एनाफेज के दौरान, ठीक है जी। अच्छा, मतलब ये हुआ कि ये सिस्टर क्रोमाटिड क्या चीज़ है, ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, राइट। तो ये क्रोमाटिड इस क्रोमाटिड का क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड है, एक जैसा है। ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमाटिड इस क्रोमाटिड का सिस्टर क्रोमाटिड है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये दोनों जो क्रोमाटिड्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये एक दूसरे के क्या होंगे, ये नॉन सिस्टर होंगे। तो यहाँ पर जो सेपरेशन हुई है मैंने वाज़ेह तौर पर लिखा है, और एमसीक्यूज भी बनेगा कि कौन से क्रोमाटिड अलग हो रहे, सिस्टर क्रोमाटिड अलग हो रहे हैं। एमसीक्यूज बनेगा कि माइटोसिस में एक क्रोमोसोम के साथ कितने स्पिंडल फाइबर अटैच है, तो देखो एक और दो स्पिंडल फाइबर अटैच है। समझ में आ गई बात। तो एमसीक्यूज अगर आपसे पूछ लिया जाए या ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए हमारे पास जो है वो मान के चलिए कि 26 क्रोमोसोम है, 26 क्रोमोसोम पेयर मौजूद है, तो बताइए हमारे पास मिनिमम कितने हमें जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनकी ज़रूरत होगी उनको अलग करने के लिए। जल्दी बोलो। 26 मेरे पास क्रोमोसोम के जोड़े हैं। अब आपको नजर आ रहा है कि एक क्रोमोसोम जो है उसको अलग करने के लिए कितने स्पिंडल फाइबर लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं। तो मेरे पास 26 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, तो बताओ उनको अलग करने के लिए कितने स्पिंडल फाइबर जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे या होने चाहिए, कम से कम कितने होने चाहिए। लेक्चर लंबा हो गया है। अरे नहीं बेटा, ये गलत है आपका आंसर। नहीं बेटा ये नहीं है, तुम लोग को फिर मैं सही कहता हूँ ना, बगलोल दुनिया के बादशाह हो तुम लोग, और तुम्हारे ऊपर वो शेर जो है ना वो फिर बिल्कुल ठीक फिट होता है मेरे तक अमीर का। वो शेर कुछ ऐसे है कि जिस फलक को लूट कर वीरान कर दिया उस उजड़े दियार के रहने वाले हैं हम। सही है, कुछ इस तरह से है, बट अभी मुझे एग्जैक्टली वो रिकॉल नहीं आ रहा। किसी को याद है तो बताओ। हाँ ठीक है, जिसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हाँ वो इस तरह से है, जिसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया हम रहने वाले हैं उस उजड़े दियार के। ये तुम्हारे ऊपर सही फिट हो रहा है। चलो खैर, अब देखो इधर क्वेश्चन समझो तो सही ना, फिर उसके बाद आंसर करो। अब यहाँ पर बच्चों ने देखा, सर ने बोला इसे 26 पेयर है, तो उन्होंने पता पेयर को क्या समझ लिया, उन्होंने कहा कि भाईजान ये सर ये जो चीज़ है ना ये एक पेयर ही तो है। और भाई ये पेयर नहीं है, ये एक क्रोमोसोम है। अगर क्रोमोसोम के जोड़े की बात की जा रही है तो मतलब ये क्रोमोसोम का एक जोड़ा है जिसमें कितने क्रोमोसोम आ रहे हैं, 2। अब 26 क्रोमोसोम पेयर है तो टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे, 52 होंगे। एक क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए 2 स्पिंडल फाइबर चाहिए, तो 52 क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए 104 स्पिंडल फाइबर चाहिए होंगे ना, राइट ना।
तो मिनिमम 104 होंगे, मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो क्या 104 स्पिंडल फाइबर के साथ हम इनको अलग कर सकते हैं कंप्लीटली तौर पर? तो मैं कहूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि कुछ तो थे वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर थे, अच्छे बच्चे थे, कुछ तो थे वो थोड़े खराब टाइप बच्चे थे, बैक बेंचर्स थे, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर टाइप थे, राइट ना। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो 104 जो है वो 52 को अलग कर पाए, है ना। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको सारा, एनाफेज प्रोफेज क्या था, क्लियर है? हाँ भाई मुझे हाँ मुझे याद आ गया, मेरे माइंड से ना स्किप हो रहा था। ये मेरे का बहुत ज़बरदस्त शेर है, सही है। तो वो जिसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उस उजड़े दीवार के। ठीक है, डोंट वरी, मैं याद रखूँगा। अच्छा, एनाफेज समझ आ गया। एनाफेज के बाद जो अगला फेज है दैट इज़ द टीलोफेज। अब टीलोफेज की अगर बात करें तो आपने कहना है इट इज़ द रिवर्स ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का जो प्रोफेज है उसका जो उल्टा होगा वो कहाँ पर होगा? टीलोफेज में होगा। मतलब मैंने कहा था प्रोफेज में क्रोमाटिन क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आप कहोगे कि क्रोमोसोम इसमें चेंज हो रहा है, क्रोमोसोम चेंज इनटू क्रोमाटिन, क्रोमोसोम क्रोमाटिन में चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैंने कहा था कि सेंट्रोसोम जो है वो पूल की तरफ जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंट्रोसोम जो होगा, सेंट्रोसोम कम क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब आ जाएंगे, राइट। फिर यहाँ पर लिखा गया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स फॉर्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स फॉर्म्स। तो ये वहाँ तक अगर देखें तो आपके जो फेजेस हैं माइटोसिस के, कैरियोकाइनेसिस के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब ये देखो, ये एंड वाले स्टेप के अंदर पता क्या डायग्राम बनेंगे, डायग्राम भी एंड वाले स्टेप की यहाँ पे दिखा देता हूँ। मतलब ये कुछ ऐसे हो गए, ये आपके पास आ गया, ये देखो ये 2 क्रोमोसोम इधर चले गए, 2 क्रोमोसोम इस तरफ चले गए कि नहीं चलेंगे भाई? ये देखो 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए। ये क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि देखो ये पहले क्रोमोसोम्स जो थे वो डुप्लीकेटेड फॉर्म के अंदर मौजूद थे। अब इसके गिर्द जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई और इसके गिर्द भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, ये जो क्रोमोसोम है ये दोबारा ऐसे बिखर जाएगा, क्रोमाटिन में चेंज हो जाएगा, ये भी क्रोमाटिन में चेंज हो गया। तो भाई देखो स्टार्टिंग के ऊपर जो सेल था, जब मैंने कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट की थी तो कितने क्रोमोसोम थे? 2 थे, लेकिन वो डुप्लीकेटेड फॉर्म में थे। यहाँ पर जब कैरियोकाइनेसिस एंड हो रही है तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए और उसमें दोनों में कितने कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम है। तो क्या यही बात नहीं मैंने की कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगी? तो मैंने डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस करके दी, 2 न्यूक्लियस बना दिए कैरियोकाइनेसिस के एंड के ऊपर। मैंने कहा था कि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, तो देखो एक न्यूक्लियस था तब भी 2 क्रोमोसोम थे, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है तब भी 2 क्रोमोसोम्स हैं। अब वो क्यों है? अगर आपने कंप्लीटली एपिसोड को देखा है, सुना है डिटेल के साथ, तो डेफिनेटली आपको पता चल गया कि क्यों है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ तक आपका जो कैरियोकाइनेसिस है वो एंड हो जाएगा। अब हम साइटोकाइनेसिस के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह, जो आपका नेक्स्ट एपिसोड होगा। यहाँ तक बेटा किसी बच्चे को ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उसको कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, वरना जो बच्चे आप लोग अपने असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट करवाना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद मैडम आज अवेलेबल नहीं होंगी तो वो थोड़ा लेट लेक्चर होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ पूछने वाली है तो पूछ लो अभी। बुक के अंदर कोई भी मुश्किल ऐसा पॉइंट आपको मिले जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो? आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला बेटा। बाकी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, कमेंट कर लो, वरना उस नंबर के ऊपर आपने कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना, 0302 7762964।